तो हाय दोस्तों, हम लोग एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं एक नया लेक्चर वीडियो लेके। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आने वाले हैं जो कि 8 स्टैंडर्ड के लिए थी। और प्रीवियस 2 डेज में उसी सीरीज के 2 नए लेक्चर्स या फिर 2 नए क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हुए हैं, जिनमें आप लोग देख सकते हो कि साइंस और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो मैंने उस वीडियो में ऐसा कहा था कि अगर हो सके तो मैं मैथमेटिक्स के लिए उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो जस्ट उसी के वजह से जो बात मैंने कही, मैं उसी बात को लेकर कंटिन्यू आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में, उसी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स मींस सॉल्यूशंस को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली फाइनल एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स और साथ ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स की एक वीडियो सीरीज जो है आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपके पूछे गए सवालों के जवाब भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना चाहिए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो कंटेंट को। हमारे इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1A, जो उसी क्वेश्चन पेपर से लिया है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। और वो पूछा जा रहा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि टोटल 5 मार्क्स कवर करता है। अब दोस्तों 5 मार्क्स पूरी तरह से अगर आपको चाहिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और वन बाय वन अभी हम लोग उसके आंसर देखेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, देन एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश डैश। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उन्हीं दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट देखे हुए, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हम लोगों को टेस्ट नहीं पूछे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो जो आपका एंगल ए होगा वो एंगल पी से कॉन्ग्रुएंट होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू से कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल आर से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अभी इस एंगल या फिर इस क्वेश्चन में आपको एंगल बी पूछा है, तो एंगल बी दोस्तों किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो एंगल क्यू से कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह से कोई और एंगल भी अगर आपको पूछता है तो आप डेफिनेटली उसका जवाब आप दे पाओगे, ऐसे मुझे लगता है। मैं भी उसका आंसर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो एंगल बी जो है आपका, एंगल बी, उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा है? बी से कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा? बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए यहाँ का अगर फर्स्ट होता है तो यहाँ से भी आपको फर्स्ट लेना है, सेकंड होता है तो यहाँ से भी सेकंड लेना है, और थर्ड अगर कंसीडर होता है तो यहाँ से भी आपको थर्ड लेना है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास, जिसमें आपको पूछा है द एवरेज इज कॉल्ड डैश डैश। ओके, स्टैटिस्टिक्स लेसन से ये क्वेश्चन है, द एवरेज इज कॉल्ड डैश डैश। तो इसका आंसर है गाइस, एवरेज इज कॉल्ड मीन। ओके, एवरेज इज कॉल्ड मीन। इसका आंसर है एवरेज इज कॉल्ड मीन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डैश डैश ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दोस्तों बेसिकली आपको बता दूं, हम लोगों ने पॉलिनोमियल एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल लेसन में देखा हुआ है कि जो भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल का ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ओके, ग्रेटेस्ट इंडेक्स का मतलब है कि चलिए कोई वेरिएबल अगर ऐसा है एक्स, और उसके न्यू डिनोमिनेटर में इंडेक्स में आपको अगर इस तरह से 5 दिखता है और साथ में +4x⁻² प्लस x ऐसे दिखता है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडेक्स में 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 कंसीडर होगा। तो इस तरह से सब में ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन है इसका? तो 5 है। ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या है उसका? तो 5 है। जब भी आपकी किसी पॉलिनोमियल में इंडेक्स जो भी ग्रेटेस्ट होगा, उस ग्रेटेस्ट इंडेक्स को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। तो इसीलिए आप लोग बोलोगे द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ये स्मॉलर इंडेक्स है लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंडेक्स की बात कर रहे हो, तो इज कॉल्ड द डैश डैश ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वी कैन से इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो इस तरह से आप ले सकते हो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश डैश। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब रेक्टेंगल देखोगे आप तो इस तरह से होता है,
ओके, किसी भी 2D डायग्राम का एरिया जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल हो या कोई ट्रायंगल हो, तो उसका मतलब होता है उसने प्लेन सरफेस पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे आपको बता दूं कि इट इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एडजेसेंट साइड्स। किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट लोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। जैसे कि रेक्टेंगल में आप लोग इसको लेंथ कहते हो और इसको क्या कहते हो, ब्रेथ कहते हो। रेक्टेंगल में आप इसको लेंथ कहते हो, इसको ब्रेथ कहते हो। जब आप लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे ब्रेथ से, तभी आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरह से ये जो आपके आंसर जो है वो अंडरलाइन में है। यहाँ पे एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस साइड इंटू दिस साइड मींस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजेसेंट साइड्स का, तभी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो दोस्तों फार्मूले कभी लर्न करने नहीं है, फार्मूले को याद नहीं करना है, फार्मूले जस्ट आपको समझ के लेने हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आपको जब भी वो वीडियो आगे मिलेगा तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो है ना रेक्टेंगल का, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है ना वो होता है 2 पाई आर एच। ओके, कर्व सरफेस एरिया मींस जो सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है सिर्फ उसी के एरिया की बात चल रही है, तो उसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर एच। सो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है फिल इन द ब्लैंक्स का। और अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ, जो कि सॉल्व करके आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी में हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए है और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम शुरू कर रहे हैं। सो देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्या करना है आपको, तो डिवाइड करना है और राइट करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को। सो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इस लेसन से ये क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप लोग इस तरह से जो डिविडेंड है उसको इस तरह से लिखोगे और सामने इस तरफ आप लिखोगे डिवाइजर। सो ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टाइप का है, ये क्वेश्चन है मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। उस लेसन में ऐसे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस है, बायनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, ट्राइनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल एंड सो ऑन। सो अभी ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, इसीलिए हम लोग इसकी तरफ या इस बारे में ही बात करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो एक स्पेसिफिक ट्रिक या फिर एक डिटेल आंसर एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन अगर करने जाऊं तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, लाइक अगर मैं इस 40 को 40a क्यूब को फैक्टराइज करूं, यहां पे करता हूं 40a क्यूब को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 40 के फैक्टराइज या प्राइम फैक्टर्स अगर लेना शुरू करूं तो 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा, इस तरह से आएगा। तो अभी मैं सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स इस तरह से लिख लेता हूं, इनटू क्यूब मींस 3 टाइम्स a को लिखता हूं। देखिए 40 के प्राइम फैक्टर जो है वो इस तरह से आपके सामने 2 2 2 5 एंड a का क्यूब होने की वजह से 3 टाइम्स हम लोगों ने a को वहां पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली अब आपको सेम डिवाइड कर रहे हो आप 10a से, तो अब 10 को अगर फैक्टराइज करो सिंपली तो 2 5 जा 5 1 जा मींस क्या आ रहे हैं उसके फैक्टर्स 2 इंटू 5। तो डेफिनेटली इसके डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 2 इंटू 5 एंड a कितने टाइम से आपका यहाँ पे ओनली 1 टाइम है, तो यहाँ पे a लिख के रख दो। तो इस तरह से अभी आपके सामने फैक्टर्स रेडी है। अब आपको क्या करना है, तो सेम जो कि फैक्टर्स में जो कि सेम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आपको डिवीजन के अकॉर्डिंग या फिर डिवीजन करते हुए उनको कैंसिल करना है। लाइक 2 कैंसल्ड बाय 2 एंड 5 कैंसल्ड बाय 5 एंड a कैंसल्ड बाय a। अब जो बच रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स, 2 2 a, तो उसको लिख लेते हैं 2 2 a मींस 2 2 जा 4 a इंटू a स्क्वायर। अब आफ्टर डिवीजन ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है 4a स्क्वायर, सो आप डेफिनेटली जाओगे 4a स्क्वायर को यहाँ पे लिख दोगे 4a स्क्वायर और आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर को 10a से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 10 जा 40 मिलेगा और यहाँ पे है 1 2 और 1 a के इंडेक्स है, इंडेक्स प्लेस पर है, तो दोनों को आप लोग क्या करते हो जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऐड करते हो। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो जो मिल रहा है आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 40a क्यूब और रेगुलरली जैसे माइनस करते हो वैसे माइनस करना है। इसको माइनस करने की वजह से इसका जो साइन है इस 40 का माइनस हो जाता है क्योंकि वो प्लस है ऑलरेडी।
प्लस 40 ए क्यूब माइनस 40 ए क्यूब कैंसिल होने के बाद आंसर बचेगा 0। तो अब यहाँ पे फाइनली आंसर खत्म हो चुका है, लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको सेपरेटली लिख के बताना है। तो इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन क्या है आपका आंसर, तो 4a² आया हो, और रिमाइंडर क्या आया है, तो 0 आया। इस तरह से फाइनली ये आंसर आपका होता है खत्म। और अगर इस तरह से इसको कंप्लीटली आप समझ में लो तो ऐसे उसका आंसर होगा, लेकिन इसको कोई आपको पूछेगा नहीं, ये रफ वर्क है, इसको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ यहां से इतना लिखोगे तो भी आंसर सफिशिएंट है। ये मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में एक आंसर एक्सप्लेन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1B के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जो कि 1 मार्क्स ईच के लिए आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B। और उसमें कंटिन्यूअस आपको 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो कि एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिटरली पहले जो भी इक्वेशन है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो वेरिएबल है आपका p, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सॉल्व का मतलब। मींस लेफ्ट साइड में सिर्फ बचना चाहिए आपका वेरिएबल p, और उसके सामने जो भी उसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको धीरे धीरे वर्कआउट करना है। लाइक 17p के साथ जो सेकंड वाला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, पहले इसको एलिमिनेट करने की सोचेंगे। तो आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड 2 इन बोथ साइड्स, ऐड 2 इन बोथ साइड्स। तो 17p माइनस 2 और सामने है इज इक्वल टू 49। तो आपको करना है ऐड 2 इन बोथ साइड्स, लाइक यहाँ पे भी +2 करना है, यहाँ पे भी +2 करना है। तो ये आपको क्यों करना है, जब आप किसी भी टर्म को एलिमिनेट करते हो तो उसी टर्म का अपोजिट साइन वाला जो भी वैल्यू है वो आपको दोनों साइड्स में रखना होता है। इस तरह से जैसे कि इस -2 को एलिमिनेट करना है तो आप क्या कर रहे हो, बोथ साइड्स में +2 वहां पे क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या एडिंग 2 इन बोथ साइड्स आप कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस एंड प्लस सेम साइंस एंड सेम नंबर्स गेट एलिमिनेटेड डायरेक्टली। सो नाउ यू कैन राइट 17p which is in the left side equals to 49 plus 2 becomes 51। बट यहाँ पे आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, तो इस आंसर में जो p की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करनी है। तो p के साथ जितने भी कॉन्स्टेंट्स है उनको एलिमिनेट करना होता है। तो p के साथ जो 17 है उसको आपको सेम वे में एलिमिनेट करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर एडिशन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो आपको एडिशन करना है, और लाइक मल्टीप्लीकेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिवीजन करना पड़ेगा, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 17p जो है ये 17 इंटू p है, 17 इंटू p मीन मल्टीप्लीकेशन में 17 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मतलब रिवर्स एक्शन लेना पड़ेगा, लाइक डिवाइडिंग और डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17, बिकॉज ये 17 को आपको एलिमिनेट करना है। नाउ 17p डिवाइडेड बाय 17, लाइक 51 आल्सो गेट डिवाइडेड बाय 17। सो इस तरह से 17 1 जा 17 1 जा 17 1 जा 17 3 जा। अब क्या बच रहा है वैल्यू है p इज इक्वल टू 7। तो फाइनली आपका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन फॉर दैट वेरिएबल p इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। सो इस तरह से आपका 1 मार्क यहाँ पे फिक्स होता है विद दीज 2 स्टेप्स। नाउ अब जाएंगे हम लोग आगे के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें आपको पूछा है इफ ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ देन राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोस्तों जब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब कोई दो डिफरेंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उन ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओनली which are congruent to each other because triangles are given, they are congruent. So now in triangle LMN and triangle XYZ, triangle LMN is congruent to triangle XYZ. Then कल ही एक क्वेश्चन में बात हुई थी, जब आपका ये फर्स्ट वाला जो वर्टेक्स होता है एंगल के लिए इस फर्स्ट वाले वर्टेक्स से कॉन्ग्रुएंट होता है, तो वी कैन राइट एंगल L by 1-to-1 correspondent is congruent to angle X। ये हुआ आपका फर्स्ट corresponding एंगल। देन
सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो होगा एंगल एम, तो यहां से होगा एंगल वाई। मैं उनको सेम सिंबल्स करके आपको लिख के दे रहा हूं समझने के लिए बाद में। एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, और जो थर्ड वाला है आपका वो होगा एन, सेम साइन कर रहा हूं, यहां पे भी सेम साइन कर रहा हूं, जेड। तो एंगल एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल जेड के साथ। इस तरह से जब कोई तीन एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या तीन दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उन ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, और साथ ही साथ उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पूछे, तो आप लोग सिर्फ एंगल्स के साथ उसको फिनिश कीजिए। अदरवाइज आपको अगर साइड्स पूछिए तो साइड्स भी आपको उसी तरह से लिखनी होगी, लेकिन अभी यहाँ पे वो नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछ रहा है कि फाइंड मीन। क्या पूछ रहा है? फाइंड मीन। मीन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जिसमें इफ सिग्मा fi into xi is equal to 250 and n is equal to 25। सो इस क्वेश्चन में लिटरली आपको पता होना चाहिए कि ये जो n है दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड ये जो सिग्मा fi into xi है, ये वैल्यू आपको उस क्वेश्चन के लास्ट वाले कॉलम में एडिशन करने के बाद मिलती है, जहां पे आप मीन के लिए टैली मार्क्स कैलकुलेट करते हो। तो अब आपको पता होना चाहिए मीन का जो फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, ऐसा भी डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू लाइक सिग्मा fi इंटू xi अपॉन n, इस तरह का फार्मूला है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहां से उठानी है 250 और यहाँ पे प्लेस करनी है, इसकी वैल्यू यहां से उठानी है 25 और n की जगह पे प्लेस करनी है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डिवीजन करना पड़ेगा, 25 वन जा एंड 25 10 जा, तो फाइनली 10 जो वैल्यू निकल के आ रहा है वही क्या होगा, आपका मीन होगा। मीन डिनोट करने के लिए एक्स बार को भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे एक्स बार लिखा हुआ ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मीन भी लिख सकते हो। ये रहा उसका फार्मूला। इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए इस क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व एंड 5 मार्क्स के लिए, और 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली उसमें है। तो अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 देन फाइंड इट्स एरिया। जब सर्कल की रेडियस का जो वैल्यू है वो 7 दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए आप लोग फर्स्ट आपको क्या करते हो, गिवन लिखते हो, लाइक r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट जो फाइंड आउट करना है एरिया, उसको क्वेश्चन मार्क करके हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया किसका फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, फार्मूले बहुत ही आसान होते हैं, उसको कभी भी लर्न नहीं करना चाहिए। कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ उसको याद मींस समझ के याद करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो और भी ज्यादा आसान लगते हैं। आपको क्वाड्रिलैटरल्स नाम का लेसन है यहाँ पे, एरिया नाम का लेसन है यहाँ पे आपको, तो बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे सेकंड टर्म की जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको फेस करने ही पड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मूले के साथ डील कीजिए, और साथ ही साथ हर रोज कहीं ना कहीं उसको रिवाइज करते रहिए 1 टाइम 2 टाइम, तो मे बी आपके वो ध्यान में अच्छे से रहने वाले। तो अब लिखते वक्त जो डिसिप्लिन होता है, आपको लाइक इक्वल के नीचे इक्वल टू साइन मेंटेन करना है लास्ट तक, जब आप फाइनल आंसर को फाइनलाइज करोगे तब तक। 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई। सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन देना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है 7 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो 22/7 के सामने स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम्स रिपीट कीजिए उसको, सेम नंबर को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, और वही आपने यहाँ पे किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स, और 7 1 जा 7 7 1 जा 7, इस तरह से 22 इंटू 7 फाइनल आंसर होगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये रहा आपका एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरह से दोस्तों आपका ये वीडियो होता है खत्म, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, और इसी पार्ट 1 के अंदर आपको टोटल फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व करके मिला है। तो वेट कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन के या फिर अगले वीडियो सेशन में हम लोग लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सॉल्यूशन। तब तक के लिए दोस्तों कीप स्टडिंग, और 8th स्टैंडर्ड को सीरियसली लीजिए, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड आपका जो है वो 8th स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द new updates and videos, and as well as like also and comment also. Thank you so much.